नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, लोकसभा चुनाव समाप्त हो गए हैं, परिणाम भी आ गए हैं, यहां तक कि जीते हुए प्रत्याशी दिल्ली कैंप भी कर रहे हैं। कई महत्वपूर्ण सवाल है जो इस बार चुनाव में उठे हैं और ये आवश्यक है कि जनता तक ये संवाद पहुँचे कि इस बार आखिर जो प्रत्याशी हारे उनकी वजह क्या थी और जो जीते उसकी वजह क्या थी। हम विश्लेषण कर रहे हैं, दरभंगा के तमाम वरीय नेताओं के पास जाकर के हम इस बात का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे साथ नज़र आलम है जो कि लगातार दरभंगा की राजनीति में सक्रिय भूमिका अदा करते रहे हैं और इस बार कोयटी पर उनकी निगाहें हैं और कोयटी विधानसभा से चुनाव लड़ने की तैयारी भी है। इसी क्रम में पहुँचे हैं। आपका स्वागत है। धन्यवाद आपका। अच्छा नजरे जी, इस बार चुनाव का विश्लेषण आप किए होंगे। मिथिलांचल की सभी 5 सीटें इंडिया गठबंधन हार गई है। हालांकि तेजस्वी यादव की चुनावी सभा में काफ़ी भीड़ थी। कारण क्या लगता है? क्या एमवाय समीकरण बिखर गया यहाँ? देखिए, बिहार का जो समीकरण है, सियासी समीकरण, वो आप यूँ कह लें कि यहाँ जातिवाद जो है एक बड़ा मुद्दा है और वो जातिवाद फैक्टर भी यहाँ इस मिथिलांचल में काम किया है। दोनों उम्मीदवार जो राजद के थे यहाँ दरभंगा और मधुबनी, उसके बाद आप समस्तीपुर की बात कर लें, यहाँ जो समीकरण से ये उम्मीदवार आए थे उसमें एक तबका जो माइनॉरिटी का है, मुसलमानों का है, उसका वोट तो इन लोगों को थोक में मिला। लेकिन बाकी जो समीकरण जो तेजस्वी यादव एंड कंपनी का एक नारा था कि हम A to Z की पार्टी हैं, माई समीकरण ख़त्म हो गई, तो वो पूरी तरीके से मुझे लगता है कि ज़मीन पे कहीं इनका कोई समीकरण नज़र नहीं आया। आप दरभंगा की बात करें तो बहुत सारा ऐसा बूथ है जहाँ पे ललित यादव के जाति के लोगों ने वोट नहीं किया है। गोपाल जी ठाकुर को 90% वोट वहाँ मिला उस बूथ पर। और मधुबनी की जहाँ तक आप बात करेंगे तो यहाँ भी उसी तरह का माहौल बना, बल्कि मधुबनी दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 6 के 6 विधानसभा में फातमी साहब पीछे रहे। तो जाति फैक्टर यहाँ काम किया है और तेजस्वी यादव का ये माई और A to Z सारा फल साबित हुआ। कहीं ज़मीन पे माई बाप कुछ नजर नहीं आया। अच्छा, एक चीज़ बताएं कि फातिमी जी तो जाले और कोयटी ये 2 विधानसभा को देखते हुए आए थे। दरभंगा छोड़ना उनके लिए गलत निर्णय था क्या? नहीं, बिल्कुल उनको गंभीरता से सोचना चाहिए था और मुझे लगता है कि काफ़ी सीनियर लीडर हैं, उनको अपना सीट नहीं बदलना चाहिए था। पता नहीं उनके सलाहकार ने कैसे मधुबनी का उनको सुझाव दिया। हालांकि मधुबनी सीट काफ़ी सेफ मानी जाती है इस मामले में कि 20वीं विधानसभा जो है वो हमेशा लोकसभा में बढ़त बना करके दिया। सिद्दीकी साहब भी हारे तो बहुत कम मार्जिन से हारे, बल्कि सिद्दीकी साहब जो 2 लोकसभा चुनाव हारे हैं उसको हम लोग हार नहीं मानते हैं, जीते हुए थे। एक बार तो डॉक्टर शकील अहमद लड़ गए तो उसमें कुछ वोट कटा और एक बार वो JDU से गुलाम गौस लड़े तो उन्होंने कुछ वोट काटा जिसकी वजह से वो हार गए। लेकिन फातमी साहब इस बार सिंगल थे और बड़ा चेहरा थे, उनको भी लोगों ने नकार दिया। ये मुझे लगता है कि दुर्भाग्यपूर्ण रहा, उनको दरभंगा नहीं छोड़ना चाहिए था। ये एक चीज़ ये कहा जाता कि मुसलमानों का वोट को लेकर के है कि दरभंगा में एग्रेसिव पोलिंग नहीं हुआ, ये हमने देखा। लेकिन मधुबनी के जो सभी लोकसभा विधानसभा थे वहाँ मुसलमानों ने पूरी तरह एकजुट होकर के उनको पोल दिया। जहाँ 52-53% पूरे ओवरऑल था वहाँ 60-70% दिया गया। तो क्या लगता है कि जो अल्पसंख्यकों का विचार था वो इसमें अलग हो गया क्या? नहीं, देखिए दोनों जगह आप दोनों क्या बल्कि पूरे मिथिलांचल की सीट पे आप बात करेंगे तो मुसलमानों ने जो वोट परसेंटेज इसका था, चूँकि ज़्यादातर लोग बाहर रहते हैं और जो भी उम्मीदवार यहाँ चुनाव लड़ते हैं वो बाहरी लोगों को बुलाने में पीछे रहते हैं, जिस कारण वोट प्रतिशत नहीं बढ़ता। और इस बार कहीं ऐसा नहीं हुआ कि दरभंगा में कम हुआ और मधुबनी में ज़्यादा हुआ, ऐसा हमें नहीं लगता। ओवरऑल मिला के देखिएगा तो बहुत सारे बूथ पे 40%, 45%, 50, 52 जाते जाते दम तोड़ दिया है। और अब तो बड़ा एक आरोप लग गया है कि बुर्का वोट जिहाद हैं, तो ये सब से तो और भी मुझे लगता है कि नुकसान पहुंचाया गया और आने वाले दिनों में मुस्लिम परसेंटेज जो है वोट का वो और भी कमेगा, जिस तरह की बीजेपी की ध्रुवीकरण की राजनीति है। अच्छा नज़र जी, आप कुछ राजनीति पर बात कर लें। मोदी जी कहते हैं कि मुसलमानों का भी वोट हमें मिलता रहा है।
3 तलाक छोड़ रहे थे। ये 5 किलो अनाज तो मुसलमानों को भी मिलता है, आयुष्मान भारत मुसलमानों को भी मिलता है, जितने भी सरकारी योजना है उसको लाभ, वहाँ तो ध्रुवीकरण नहीं होता। फिर मुस्लिम वोट क्यों नहीं मिलता मोदी जी को, जबकि मोदी जी कहते हैं मिल रहा है? यहाँ पूरी तरह देखा गया सभी एक मुस्लिम वोट चला गया आरजेडी कैंडिडेट। नहीं, आप इसमें थोड़ा सा आप जाइए। गोपाल जी ठाकुर अभी बने हैं सांसद, बहुत सारे बूथ पे मैं डेटा के साथ कहूँगा कि उनको मुसलमानों ने वोट दिया है। अशोक यादव जी को भी कुछ वोट पड़ा है, आप देख लीजिए, डेटा आ गया है। उसकी वजह क्या होगी? उसकी वजह यह है कि देखिए, जो सेकुलर फोर्स है कहीं ना कहीं उससे लोग नाराज़ चल रहे थे, या चाहे लालू एंड कंपनी हो या जो भी हो, एक तरह से इन लोगों को, मुसलमानों को हमेशा ठगा। वोट तो लिया, लेकिन जो इनको अधिकार मिलना चाहिए, सीट बंटवारे में धोखा हुआ है। अब आप जो है 2 सीट दिए हो मुसलमानों का, दोनों सीट हार गया मुसलमान, अररिया हार गया, मधुबनी हार गया। तो कहीं ना कहीं इस तरह की जो पॉलिसी है इन लोगों की, सेकुलर ताकतों की, कि अगर मुसलमानों को देंगे तो हार जाएगा, इस तरह से हमारी सीट कम रही है, हमारी नुमाइंदगी कम रही है। तो ये एक बड़ा फैक्टर है। रही बात मोदी जी को मुसलमानों ने वोट नहीं दिया, ऐसा नहीं है। आप ओवरऑल हिंदुस्तान की बात करें तो बहुत सारी जगहों पे वोट मिला है, बल्कि नकाब वाली महिलाओं को टीवी पे लाते हैं मोदी जी। लेकिन मोदी जी की जो आइडियोलॉजी है हिंदुत्व की, जो एक अभी पूरे चुनाव में इन्होंने कहा मुसलमानों का आरक्षण छीन करके हम दे देंगे। आज आप देख लीजिए, जितना भी सर्वे आ रहा है, दलितों से बदतर मुसलमानों की हालत है। अनाज ज़रूर आप 5 किलो देते हैं, लेकिन शिक्षा में हमारे बच्चे नहीं हैं। बिहार लेवल पे बात करें, 3% में हमारे बच्चे शिक्षा में जाते जाते दम तोड़ देते हैं। रोजगार में नहीं है, 4% भी। ये तो सबके लिए है ना, ये तो मुस्लिम बच्चों को आने चाहिए, गार्जियन को आना चाहिए। बिल्कुल। वो कौन जगाएगा? नहीं, ये एक तो सिस्टम हमारा ये है कि एक ऐसा माहौल ये 2014 के बाद बना दिया गया, मानो मुसलमान एक ऐसा जाति हो गया जिससे डराया गया, और उसका फ़ायदा सेकुलर पार्टी भी उठाई कि हमको टिकट नहीं मिला, हमारी नुमाइंदगी नहीं मिली, कि आपको देंगे तो हिंदू पोलराइज हो जाएगा। इस चक्कर में हर स्तर पे मुसलमानों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। अब हम लोग ये अपील करेंगे मोदी जी से कि अब जो सरकार बन रही है उसमें कम से कम ये इस तरह की ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं करें। वो तो डंके की चोट पे कहते हैं कि 1,40,000 125 करोड़ से ऊपर की जो आबादी है, हम सबके प्रधानमंत्री हैं, सबका साथ सबका विकास, तो कम से कम उस बात पर वो कायम रहें। अच्छा नज़ीर जी, आप AIMIM से भी कहा जाता है ओवैसी जी मुस्लिम का नेता हैं, लेकिन देखा गया कि ओवैसी जी केवल किशनगंज हो या फिर तो जो कुछ दूसरे दक्षिण के क्षेत्र, उसके अलावा कहीं आगे नहीं आए। तो क्या लगता है कि उनको तो लोग समझते हैं कि पढ़े लिखे काफ़ी हैं, कि उनकी टीम क्यों नहीं सक्सेस होती? देखिए, बिहार में तो सबसे बड़ी बात है कि ओवैसी जी मुस्लिम के नेता नहीं, मुस्लिम नेता हैं। मुसलमानों को आज़ादी से लेकर आज तक मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर भी मुसलमानों ने ठगा है, और मुझे ये बात कहने में कोई हर्ज नहीं है। जिस पार्टी में गए मुस्लिम लीडर, बस उसी का झोला उठाना, उसी की आइडियोलॉजी को फॉलो करना, मुसलमानों के इशू पे नहीं काम किया इन लोगों ने। ओवैसी साहब ने जो है बहुत सीमित दायरे में जो है उन्होंने कैंडिडेट उतारा, ज़मीन पे इनका कोई जो है काम नहीं होता है। जो भारत का समीकरण है उसमें आप कोई अगर हिंदू करे, कोई मुसलमान करे, तो ये सियासत दम तोड़ चुकी है। अब आप देख लीजिए कि मोदी जी का हिंदुत्व का लहर पूरे भारत से ख़त्म हो गया, मोदी जी की लहर ख़त्म हो गई, उनको जनता मंदिर पर भी क्रेडिट नहीं मिला, कुछ नहीं, अयोध्या हार गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा जहाँ इन्होंने तो अपने सीट भी कम, वोट कम हो गए। बिल्कुल, कई घंटे तक मोदी जी खुद पीछे चले। इनकी एक विवादित नेत्री थी स्मृति ईरानी, जनता ने उसको नकार दिया। तो इस तरह की जितनी भी हेट स्पीच, हेट पॉलिटिक्स है, उसको जनता ने नकार दिया। अच्छा नज़ीर जी, अब आपका निगाह है कोयटी विधानसभा। कोयटी विधानसभा में समझिए कि फराज फातमी लड़े हैं पहले, तो वो भी एक उम्मीदवार हो सकते हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी पिछली बार लड़े थे, वो भी एक फैक्टर हो सकता है। अब मिश्री लाल यादव और उनके पुत्र धीरज यादव वो भी अपना दबदबा कर रहे हैं। तो इन तीन के बीच के सभी मुस्लिम यादव को वोट बैंक मानते हैं। आप भी जब वहाँ उतरिएगा तो आपके लिए भी एक बड़ा वोट बैंक एक टारगेटेड होगा। किस तरह आप वहाँ पर लड़िएगा और किस तरह आप अपने देखिए, लोकतंत्र की खूबसूरती है कि सबको अधिकार है लड़ने का।
लेकिन हमारा केवटी एक तरीके से बंधक बना हुआ है और मधुबनी लोकसभा भी बंधक बना हुआ है, बाहरी लोगों का कब्जा रहा है। इस बार लोगों की मांग है, पिछली बार ही हम लड़ते, लोगों ने कहा कि अब हमको नेता नहीं बेटा चाहिए, और ऐसा बेटा चाहिए जो हमारे बीच रहे, ठगे नहीं, जो हमारे लिए लड़ता हो, जो हमारी समस्या को समझता हो, वैसे लोग चाहिए। और इस बार अभी से ही लोगों ने मन बना लिया है। मिश्री लाल जी को भी मौका मिला, एमएलसी रहे, लेकिन केवटी की हालत देख लीजिए वही है। अभी उनके परिवार में मुखिया भी है लोग, लेकिन फराज साहब की आपने बात किया, फिर अभी उन्होंने पिछले बार ग्रामीण विधानसभा से लड़ा, उनका अपना विधानसभा है बहादुरपुर। केवटी तो हमारा घर है और हम केवटी छोड़ के दूसरी जगह जाने वाले नहीं हैं। इस बार जनता मन बना चुकी है कि मुझे बाहरी नहीं अपना बेटा चाहिए, और हम बड़ी मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो धन्यवाद। जिस तरह पूर्णिया में पप्पू यादव ने कहा कि हम इसी धरती से चुनाव लड़ेंगे चाहे कुछ है, क्योंकि यहाँ बेटा चाहिए। तो आप बता दें कि लगातार बिहार मिथिला न्यूज़ अब विधानसभावार दिखाएगी कौन से उम्मीदवार ऐसे हैं जो जनता के बीच हैं। एक सवाल और भी है, आपका जो चेहरा था वो लग रहा था कि कट्टर मुस्लिम चेहरा है, आपने कई आंदोलन भी किए हैं, लेकिन अब आपके जो बयान आ रहे हैं मुझे लगता है कि आप सभी को मिल करके, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, सभी को साथ में लेकर के चलना चाहते हैं। ये एग्रेसिव आपका ख़त्म हो गया, तो क्या लगता है इसका फायदा? नहीं, आपने जो ये कहा कट्टर चेहरा, जिस समाज से हम आते हैं, अगर उसकी मजबूती के लिए उस पर जुल्म हो रहा है, अगर उस पर बोलना कट्टरपंथी है, तो मुझे नहीं लगता कि इस तरह की सोच लोगों में आनी चाहिए। आपको याद होगा कि कलेक्ट्रेट के पास ही मनोज झा नामी व्यक्ति को जिंदा जला दिया गया, उसके हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं हो रही थी। यही बेदारी कारवां का प्लेटफॉर्म है कि हम पे लाठी चला, नवीन खट्टिक जी पे भी लाठी चलाई गई, लेकिन जो भी हत्यारे थे उसको पुलिस को पकड़ना पड़ा। तो लोग जो इस तरह का नैरेटिव फैलाते हैं कि ये कट्टर हैं, मेरा एक काम अगर कोई बता दे कि मैंने मुसलमानों को आगे रख के किसी दूसरे समुदाय को टारगेट किया है, तो मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं जनता के बीच माफ़ी मांगूंगा। लेकिन चूँकि मैं जिस समाज से आता हूं, उसकी सारी रिपोर्ट आई है कि ये दलितों से बदतर है, इनके बच्चे अशिक्षित हैं, इनके यहाँ रोज़गार नहीं है। तो जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उससे हम लोगों ने काम किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों के लिए किया है। बड़े पैमाने पे अभी अमरनाथ गामी जी हैं, आप देख लीजिए कि जो कोरोना काल का पीरियड आया या जब भी कोई ऐसी आपदा आई है, ट्रकों का ट्रक मैंने रिलीफ बांटा है, सभी समुदाय में बांटा है, चाहे वो किसी स्तर का हो, गरीब हो। बल्कि मैंने सिर्फ यही नहीं, आपको अररिया किशनगंज के साइड तक भी जा के काम किया है। तो ऐसा कुछ नहीं है, और हमारी पॉलिटिक्स ही नहीं बल्कि भारत का समीकरण ये कहता है कि यहाँ सेकुलर पॉलिटिक्स ही चलेगी, और जो संविधान लोकतंत्र की खूबसूरती है उसमें सभी समुदाय को साथ लेकर के चलने का नाम ही भारत है। तो बता दें, नज़र आलम को लगातार हम कवरेज करते आ रहे हैं, इस बार कोयटी विधानसभा पर काम कर रहे हैं, और सबसे बड़ी खासियत ये है कि जो बड़े नेता कहे जाते हैं यहाँ के, डॉक्टर फराज फातमी हो, अब्दुल बारी सिद्दीकी हो या मिश्री लाल यादव हो, इन तीनों के साथ अलग इनकी अपनी छवि इस क्षेत्र में बनानी होगी आने वाले समय में, ताकि कोयटी विधानसभा पर एक ऐसा आदमी हो जो कि सेकुलर की बात करता हो, हिंदू हो या मुस्लिम, सभी की जो हकीकत है, ज़मीनी हकीकत, चाहे वो गरीब हो, अशिक्षित हो, उनको बेरोज़गारी हो, उनको दूर करने का काम करेंगे। तो देखते रहिए बिहार मिथिला न्यूज़, क्योंकि लगातार हम आपको पॉलिटिकल अपडेट दिखाते रहेंगे। धन्यवाद।